कहानी की शुरुआत में हम आतंकवादियों के एक समूह को छोटे बच्चों के साथ कई गाड़ियों में यात्रा करते हुए देखते हैं। ये बच्चे उसी इलाके के एक स्थानीय काफिले से चुराए गए थे। आतंकवादियों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इनका अपहरण किया था और उन्हें छोटी उम्र से ही क्रूर और खतरनाक तरीकों से प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके गंतव्य पर पहले से ही कुशल तुर्की स्नाइपर छिपे हुए थे। उन्हें यह जानने का मौका मिलने वाला था कि ये निशानेबाज कितने घातक हो सकते हैं। जैसे ही काफिला पास पहुंचा, कहीं से स्नाइपरों की गोलियां चलने लगी। एक के बाद एक कुछ ही सेकंड में आतंकवादी ढेर हो गए। उनकी सेनाएं बिखर गईं, इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर स्नाइपरों ने उनमें से हर एक को खत्म कर दिया। अविश्वसनीय है ना? आइए मारे गए लोगों की गिनती करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ पलों में खत्म हो गया। इस अफरा तफरी के बाद स्नाइपर टुकड़ी का नेता छिपकर बाहर आया। उसका नाम कैप्टन विज़बोसी था। हमें जल्द ही पता चला कि इस कमांडो कैप्टन का इस खास आतंकवादी समूह के साथ एक लंबा और कड़वा इतिहास था। उनका संघर्ष सिर्फ पेशेवर नहीं था, ये बेहद निजी भी था। उनकी प्रतिद्वंद्विता के पीछे एक से ज्यादा दुखद कहानियां छिपी थी। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक अंधेरी और बरसाती रात में दो तुर्की कमांडो यासर और दामिर एक घने जंगल में छिपे हुए थे। उनका एकमात्र साथी यासर का वफादार सैन्य कुत्ता मैसी था। वे वहां संयोग से नहीं पहुंचे थे। पिछली गश्त के दौरान उनकी टीम पर स्थानीय आतंकवादी समूह ने घात लगाकर हमला किया था। हमले में उनके सभी साथी कमांडो मारे गए। केवल यासर और दामिर ही बच पाए। उन्होंने खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपकर जवाबी हमला किया। इस बीच बहादुर कुत्ता मैसी गिरे हुए दुश्मनों से हथियार इकट्ठा करके और उनके लिए गोलियां लाकर उनकी मदद कर रहा था। जी हाँ, ये कुत्ता सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो एक सच्चा सैनिक था। बेस पर करान नाम का एक और कमांडो जनरल उस्मान से दो फंसे हुए सैनिकों को बचाने की अनुमति मांग रहा था। जनरल ने मिशन को मंजूरी दे दी और करेन की बचाव टीम रात में ही निकल पड़ी। भोर होते होते वे युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए और यासर और डैमिर की लोकेशन पर नजर रखने लगे। उसी समय यासर और डैमिर को दुश्मन के एक और हमले का डर सताने लगा। गोलियां खत्म हो जाने के कारण वे चाकुओं से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी दुश्मन प्रकट हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, करेन की टीम ने पीछे से गोलियां चला दी और उन्हें घेर लिया। गोलियों की आवाज सुनकर कुत्ता मेसी जोर से भौंका। तभी करेन को एहसास हुआ कि उसके आदमी पास ही हैं। उसने उनके नाम पुकारे और यासर और दामिर को आखिरकार पता चल गया कि वे सुरक्षित हैं। वे गाड़ियों के पीछे से निकले और करेन को चेतावनी दी कि पास में ही एक दुश्मन कैंप है जो एक और हमले की तैयारी कर रहा है। करेन अपनी टीम को जल्दी से एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर की ओर ले गया, लेकिन अचानक आतंकवादियों ने आरपीजी से हमला कर दिया, जिससे सैनिक हर दिशा में बिखर गए और यहीं से असली खतरनाक मिशन शुरू हुआ। करेन अपनी टीम को 3 समूहों में बांट देता है। एक टीम स्नाइपर के साथ तैनात हो जाती है, बाकी 2 टीमें घास में छिपकर दुश्मनों की तलाश करती है। एक एक करके दुश्मन सटीक हेडशॉट्स के आगे गिरने लगते हैं। तभी अचानक एक गोली करान के एक कमांडो के सीने में लगती है। करान तुरंत सभी को पीछे हटने और घायल सैनिक को हेलीकॉप्टर तक ले जाने का आदेश देता है। इस बीच यासर अपने वफादार कुत्ते मैसी को पुकारता है, लेकिन मैसी हिलता नहीं। यासर उसकी ओर दौड़ता है, उसे उठाता है और हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है। इसी बीच करान घास में छिपे दुश्मनों का पीछा करता रहता है और उन्हें एक एक करके खत्म करता है। सभी के हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद घायल कमांडो को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। टीम बेस की ओर लौटने लगती है, लेकिन तभी करण की नजर यासर के खून से लथपथ शरीर पर पड़ती है। जल्द ही उन्हें दिल दहला देने वाली सच्चाई का एहसास होता है। गोलीबारी के दौरान एक गोली मैसी के पेट में भी लगी थी और उस बहादुर कुत्ते ने दर्द का कोई लक्षण नहीं दिखाया था। यासर नीचे देखता है तो उसका प्यारा साथी उसकी गोद में बेजान पड़ा है। ऐसे मासूम जीवों का प्यार सचमुच पवित्र और निस्वार्थ होता है। वे जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हर कोई यासर को दिलासा देने की कोशिश करता है। जीत के बाद भी वो गहरे दुख के साथ बेस वापस जाता है। अगले दृश्य में हमारी मुलाकात याजमीन अलबाई नाम की एक तुर्की महिला कमांडो से होती है। वो अज़रबैजान के लिए रवाना होती है क्योंकि तुर्की को खतरा पहुंचाने वाले ज्यादातर आतंकवादी समूहों की जड़ें वहीं है। उसका मिशन अज़रबैजानी सेना से सहयोग और अनुमति प्राप्त करना है। रास्ते में वो तुर्की के सबसे प्रशिक्षित कमांडो की फाइलों की समीक्षा करती है ताकि यह तय कर सके कि अगले महत्वपूर्ण ऑपरेशन का नेतृत्व कौन करेगा। फाइलों को देखते हुए उसे खरान का रिकॉर्ड मिलता है, जो हमारी कहानी का वही नायक है। वो तुरंत उसे फोन करके पूछती है कि क्या वो मिशन के लिए तैयार है। करान पूरे विश्वास के साथ जवाब देता है कि आदेश मिलते ही वो तैयार हो जाएगा। उसके लिए देश की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं। दुश्मन चाहे कोई भी हो, उसकी राइफल उसे मार गिराने से नहीं हिचकिचाएगी। उसे क्या पता कि यह एक फैसला सब कुछ बदल देगा। करेन की प्रतिक्रिया सुनकर कमांडो याजमान उसे इस खतरनाक मिशन के लिए चुन लेता है। वो अपने जनरल से संपर्क करती है और करेन को ऑपरेशन की पूरी कमान सौंपने की सिफारिश करती है। इस बीच करेन को समझ आ जाता है कि उसका सामना इस क्षेत्र के सबसे खतरनाक गिरोहों में से एक से होने वाला है। वो जानता है कि उसके पास इसे अंजाम तक पहुंचाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बाद में उसकी मुलाकात यासर और दामिर से होती। यासर अभी भी अपने वफादार कुत्ते मेसी के खोने का गम मना रहा है। कुरान उसे प्रेरित करता है और दोनों को आगे के मिशन के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। इसी बीच जनरल अपने लेफ्टिनेंट को आगामी ऑपरेशन की जानकारी देना शुरू करता है। इस बीच याजमीन अज़रबैजान पहुंचती है और सैन्य मंजूरी हासिल करने के बाद तुर्की वापस लौटती है, लेकिन हवा में ही उसका हेलीकॉप्टर आरपीजी की भारी गोलीबारी की चपेट में आ जाता है। विमान नियंत्रण खो देता है और जमीन पर जोर से गिर जाता है। जैसे ही धुआं छटता है, बचे हुए कमांडो मलबे से रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। वे हथियारबंद अज़रबैजानी गिरोह के सदस्यों को तेजी से आते और अपनी गाड़ियों से गोलियां चलाते हुए देखते हैं। बचने के लिए कमांडो सटीक जवाबी गोलीबारी करते हैं। गिरोह का सरगना भारी मशीन गन लेकर गोलियों की बौछार कर देता है। कमांडर हेलीकॉप्टर के ईंधन टैंक पर हमला होते देखता है। यह महसूस करते हुए कि स्थिति भयावह होने वाली है, वो तुरंत पायलट को हेलीकॉप्टर से दूर खींच लेता है।
ठीक उसी क्षण ईंधन टैंक में एक जोरदार विस्फोट होता है। विस्फोट कमांडो और पायलट दोनों को कई फीट दूर फेंक देता है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वही आतंकवादी गिरोह दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है और उन्हें होश में लाता है। गिरोह का नेता पायलट को एक वरिष्ठ अधिकारी समझकर अजरान सेना से उनके संबंध के बारे में जानना चाहता है, लेकिन पायलट को वास्तव में कुछ भी पता नहीं होता। जब वो जवाब देने से इनकार करता है तो गिरोह का नेता उसे वहीं खाली गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। इस क्रूर कृत्य को देखकर कमांडर अपना हथियार उठाता है और गोली चला देता है। वो 3-4 आतंकवादियों को मार गिराता है, इससे पहले कि वो खुद पर काबू पा लेता। गिरोह के बाकी सदस्य उसे पकड़ लेते हैं और घसीटकर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। इस बीच लेफ्टिनेंट करेन को सूचित करता है कि तुर्की का सबसे वांछित आतंकवादी गार भी उसी अड्डे पर छिपा है और दुश्मन चाहे कोई भी हो, विदेशी हो या स्थानीय, उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट तुरंत मिशन को मंजूरी दे देता है। जाने से पहले करेन अपने परिवार से मिलने का फैसला करता है। यही हमें पता चलता है कि करेन का एक बड़ा भाई भी कमांडो था। वो भाई इसी गिरोह के खिलाफ एक मिशन पर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। कर्ण की मां उसे न जाने की विनती करती है। उसे डर है कि कहीं उसका एक और बेटा न खो जाए, लेकिन कर्ण उसे समझाता है कि उसे अपने देश की शांति के लिए खतरा बने लोगों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करना ही होगा। वो उसे विश्वास दिलाता है कि यह मिशन सिर्फ उसका कर्तव्य नहीं बल्कि उसका उद्देश्य है। एक भावुक विदाई के बाद वो अपनी यूनिट में लौटता है और युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। कर्ण अपनी टीम को मिशन के बारे में बताता है और उन्हें शपथ दिलाता है कि कोई भी अपनी आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटेगा। दृढ़ संकल्प के साथ कमांडो आगे बढ़ते हैं। वे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां वे स्नाइपर पोजीशन बनाते हैं और नीचे दुश्मन के खेमे की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। अपने स्कोप से करेन को कई वाहन आते हुए दिखाई देते हैं। उनमें ओगर नाम का एक कुख्यात आतंकवादी भी शामिल है। कर्ण अपने स्पॉटर से हवा की गति और दूरी पूछता है। स्पॉटर जल्दी से आंकड़ों की गणना करता है। कर्ण निशाना साधता है, एक सटीक गोली चलाता है और सीधे लक्ष्य के सिर पर वार करता है। बाकी टीम पीछे से हमला करती है और बचे हुए दुश्मनों को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देती है। लाशों का ढेर लग जाता है और बचे हुए आतंकवादी घबराकर अपने वाहनों में भाग जाते हैं। जैसे ही आखिरी दुश्मन भाग निकला, कर्ण और उसकी टीम बेस की ओर बढ़ी। इलाके की तलाशी लेते हुए एक कमांडो को एक भयानक बात पता चलती है। कर्ण ने सैटेलाइट फोन से लेफ्टिनेंट को रेडियो पर बताया कि उन्होंने आतंकवादी ओगर को मार गिराया है। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने शवों की तलाशी ली, उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। कर्ण ने जिस आदमी को उस सटीक हेडशॉट से मारा था वो ओगर नहीं बल्कि उसका बहुत पहले बिछड़ा हुआ भाई कबीर था। कर्ण को पहले बताने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसका एक आदमी सच्चाई बताने की हिम्मत जुटाता है। कर्ण दौड़कर शव के पास जाता है, घुटनों के बल बैठता है और अपने भाई का चेहरा देखता है। दुख से अभिभूत होकर वो कबीर के शव को गोद में लेकर फूट फूट कर रो पड़ता है। अपने किए पर टूटकर वो बार बार माफी मांगता है। इस बीच लेडी कमांडो याजमीन आतंकवादियों के हाथों में पड़ गई है। कर्ण की हालत देखकर उसके साथी टूट जाते हैं और मिशन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तुर्की सेना मुख्यालय में जनरल और लेफ्टिनेंट को दुखद समाचार मिले। यास्मीन को एक स्थानीय गिरोह ने पकड़ लिया है और कर्ण ने गलती से अपने ही भाई को मार डाला है। अब सवाल ये है कि ऐसी हृदय विदारक स्थिति में क्या आदेश दिए जाएं? देर रात कई सैन्य अधिकारी कर्ण के घर पहुंचते हैं। वे एक विनाशकारी समाचार लेकर आते हैं। उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है, लेकिन अब वो जीवित नहीं है। ये सुनकर कर्ण के पिता फूट फूट कर रो पड़ते हैं और उसकी मां शोक से चल बसती है। कोई भी उसे ये बताने की हिम्मत नहीं करता कि उसके बड़े बेटे की हत्या उसके छोटे बेटे ने गलती से कर दी। इस बीच कर्ण अपने भाई और मां दोनों की मौत से टूट जाता है। ये दर्द सहन न कर पाने के कारण वो अपनी कमांडो ड्यूटी से इस्तीफा दे देता है और वापस लौट आता है। उसके साथी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह उसकी गलती नहीं थी, यह एक दुखद दुर्घटना थी, लेकिन उसका मन अपराध बोध से घिरा हुआ है। वो गुस्से में उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि टीम जानती है कि उसे अकेला छोड़ने से वो और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। बहुत समझाने के बाद वे उसे उसके घर वापस ले जाते हैं। उसी समय अजरबैजान के एक आतंकवादी अड्डे में महिला कमांडो याजमीन को बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा है। गिरोह का सरगना उससे पूछताछ करता है और गोपनीय जानकारी की मांग करता है। जब वो जवाब देने से इनकार करती है तो वो एक तुर्की जनरल से संपर्क करता है और धमकी देता है कि अगर वो चुप रही तो वो अपनी मातृभूमि को फिर कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन जनरल शांति से जवाब देता है, कहता है कि वो अगले दिन के हमले का नेतृत्व करेगा और उसे शुभकामनाएं देता है। ये सुनकर यास्मीन तुरंत समझ जाती है कि उसके वरिष्ठ का क्या मतलब है। कुछ ही क्षण बाद एक आतंकवादी उस पर चाकू से हमला करता है। वो तेजी से जवाब देती है, उसके हथियार छीन लेती है और उसे बेहोश कर देती है। बाहर तैनात 2 गार्ड शोर सुनकर अंदर भागते हैं। यास्मीन उनके हथियार छीन लेती है और उनके कुछ कर पाने से पहले ही उन्हें नीचे गिरा देती है। फिर वो जनरल को स्थिति की सूचना देने के लिए बुलाती है। उसके साहस से प्रभावित होकर जनरल उसे तुरंत बेस पर लौटने का आदेश देता है। जैसे ही आतंकवादी सरगना को होश आता है, वो गुस्से से चिल्लाता है और अतिरिक्त बल की मांग करता है। जल्द ही भारी टैंक हमले शुरू होते ही अफरा तफरी मच जाती है। परिसर में विस्फोट होते हैं और आतंकवादी तबाही के बीच अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। यास्मीन टैंक पर नियंत्रण कर लेती है और भागने से पहले पूरे बेस को तबाह कर देती है। कुछ ही देर बाद एक तुर्की बचाव हेलीकॉप्टर आता है और उसे युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लेता है। इस बीच तुर्की में कर्ण की मां और भाई का अंतिम संस्कार एक सैन्य कब्रिस्तान में हो रहा है। मेजर करेन के पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करता है और उनसे सेना में लौटने का आग्रह करता है। देश के लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। कायरन चुप रहता है, उसकी आंखें दुख से भरी हैं। उस रात आखिरकार वो अपने पिता के सामने दर्दनाक सच्चाई कबूल करता है। उसकी ही गोली ने उसके भाई की जान ले ली थी। उसके पिता अवाक, स्तब्ध, इस त्रासदी को समझ नहीं पा रहे हैं। उसी समय लेडी कमांडो याजमीन कर्ण के घर पहुंचती है। वो उससे विनती करती है कि वो दुख में कोई भी जल्दबाजी में फैसला न ले।
वो उसका त्यागपत्र वापस देती है और कहती है, कृपया बस एक बार सेना में वापस आ जाइए। हमें उन आतंकवादियों को ढूंढने और उन्हें खत्म करने में आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन करेन मना कर देता है। वो कहता है कि वो अब सैन्य सेवा में नहीं लौटेगा और अपना बाकी जीवन अपने पिता के साथ बिताएगा। वो अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है। आखिर कौन चैन से रह सकता है, ये जानते हुए कि उसने गलती से अपने ही भाई की जान ले ली। करान अपने भाई की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, पछतावे में डूबा हुआ। वो दिन भर अपने भाई की तस्वीर को निहारता रहता है, उसकी यादों में खोया रहता है। अगली सुबह लेडी कमांडो या जमीन जनरल को बताती है कि खरान और उसकी टीम ड्यूटी पर नहीं लौटेगी। जनरल को एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और उसे मजबूरन नई टीम बनानी पड़ती है। आतंकवादी नेटवर्क पूरे तुर्की में फैल चुका है और तेजी से सीमाओं के पार अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। वो कमांडो को फाइल देता है और उन्हें बताता है कि उनका पहला मिशन आतंकवादी नेता अल्बेक का खात्मा करना होगा। जनरल अल्बेक की सारी जानकारी यास्मीन को सौंप देता है और ऑपरेशन के लिए आधिकारिक अनुमति दे देता है। इस बीच करान के पिता उसे सेना में वापस लौटने का आग्रह करते हैं। वो अपने बेटे से अपने भाई की मौत का बदला लेने और देश की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। उसे याद दिलाते हैं कि जब तक आतंकवादी आजाद घूमते रहेंगे, अनगिनत घर अपने बच्चों को खोते रहेंगे। अपने पिता के दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर करान अपना मन बदल लेता है। वो वादा करता है कि अगर वो अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले सका तो वो कभी घर वापस नहीं आएगा। उसी समय लेडी कमांडो या जमीन अपने सैनिकों की नई टीम को मिशन के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। तभी करण अंदर आता है। उसे वर्दी में वापस देखकर सभी आशा और गर्व से भर जाते हैं। कमांडो उसे नई ऊर्जा के साथ सलामी देते हैं। जनरल की उपस्थिति में सभी कमांडो ने अपने हथियार ऊपर उठाकर शपथ ली। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने और अपनी मातृभूमि को आतंकवाद से हमेशा के लिए मुक्त कराने की कसम खाई। आगे का मिशन न केवल खतरनाक है बल्कि लगभग असंभव भी है। ये दुश्मन नेटवर्क विशाल और गहराई से जड़े जमाए हुए हैं और उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपार साहस और समय की आवश्यकता होगी। अजरोन में आतंकवादी अड्डे पर अपने अनुयायियों से उनके शिविर के विनाश के बारे में सवाल करता है। मैं अल्बेक अल्पविराम। वो उस आदमी का गला घोट देता है और चिल्लाता है, अगर एक औरत सब कुछ तबाह कर सकती है तो अगर वो पूरे मिशन का नेतृत्व करती तो क्या कर सकती थी। तुम मेरे लिए बेकार हो और जीने के लायक नहीं हो। तुर्की बेस पर वापस कमांडो कैप्टन यास्मीन अपनी टीम को इकट्ठा करती है और उन्हें आगामी ऑपरेशन के बारे में बताती है। वो हर मिशन पॉइंट को विस्तार से समझाती है, नक्शे पर दुश्मन के सभी ठिकानों को चिन्हित करती है। योजना में 2 स्नाइपर इकाइयां शामिल हैं। एक टीम जमीनी पोजीशन लेगी जबकि दूसरी टीम पास के किसी पहाड़ या पुल पर भारी हथियारों से लैस होकर ऊपर से कवर करेगी। हर कदम सटीक होना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस आतंकवादी समूह का वे सामना कर रहे हैं वो किसी भी अन्य से अलग है। वे मशीन गनों और खतरनाक विस्फोटकों से भारी हथियारों से लैस है। टीम का उद्देश्य स्पष्ट है, हर लक्ष्य पर एक सटीक निशाना। योजना की समीक्षा करने के बाद सैनिक अपने हथियार लोड करते हैं और अंतिम मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच आतंकवादी नेता अल्बेक अपने गिरोह के साथ एक स्थानीय गांव में पहुंचता है। वो अपने आदमियों को गोलीबारी करने का आदेश देता है, निर्दोष ग्रामीणों को बेरहमी से मार डालता है। मदद के लिए चिल्लाते लोगों के बीच बच्चों को पकड़ लिया जाता है। एल्बेक चिल्लाता है, मुझे अपनी सेना बनाने के लिए और सैनिकों की जरूरत है। इस इलाके के हर लड़के को मेरे पास लाओ। उसके आदमी बच्चों को घेर लेते हैं, उन्हें गाड़ियों में बिठा लेते हैं और जो भी विरोध करने की कोशिश करता है उसे गोली मार देते हैं। जैसे ही वे गांव से गुजरते हैं, एल्बेक घरों को जलाकर राख करने का आदेश देता है। सभी बच्चों को पकड़ने के बाद एल्बेक और उसके आदमी अपने अड्डे की ओर वापस लौट जाते हैं। उसकी योजना लड़कों को क्रूर लड़ाके बनाना और अपने आतंक के राज का विस्तार करना है। इस बीच कमांडो टुकड़ी 2 समूहों में बंट जाती है और सड़क के किनारे मोर्चा संभाल लेती है, हमले के लिए तैयार। सुबह सुबह एल्बेक और उसका काफिला एक संकरी सड़क पर पहुंचता है और पाता है कि आगे का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से अवरुद्ध है। जैसे ही वे रुकते हैं, एक गाड़ी में बैठे एक बच्चे को कीचड़ में दबी कोई अजीब चीज दिखाई देती है। खतरे को भांपते हुए एल्बेक अपने आदमियों को तुरंत पास के एक दूसरे रास्ते से जाने का आदेश देता है। वे सड़क पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस बात से अनजान कि उनका एक घातक जालिम का इंतजार कर रहा है। कुछ ही पलों में हर तरफ से स्नाइपर फायरिंग शुरू हो जाती है। सटीक गोलियां सन्नाटे को चीरती हुई एक के बाद एक आतंकवादियों को ढेर कर देती है। घात लगाकर हमला तेज और क्रूर होता है। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कमांडो पूरे गिरोह का सफाया कर देते हैं। स्थिति को निराशाजनक समझते हुए एल्बेक खुद को आने वाली गोलीबारी से बचाने के लिए गाड़ी के नीचे कूद जाता है। लड़ाई खत्म होते ही कमांडो अपनी पोजीशन से बाहर निकलते हैं और सावधानी से उस इलाके में पहुंचते हैं। एल्बेक पास में पड़ी एक बंदूक देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, कैप्टन करेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गाड़ी के नीचे से खींच लेता है। एल्बेक उसे घूरता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह यहीं खत्म हो जाएगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे लड़ रहे हो। मेरे खिलाफ जाने का मतलब है मौत पक्की। करेन शांत रहता है और अपने आदमियों को एल्बेक को बांधने का आदेश देता है। वो उनसे कहता है कि किसी भी चीज से पहले उन्हें पकड़े गए बच्चों को उनके परिवारों से सुरक्षित वापस मिलाना होगा। कमांडो एल्बेक को काफिले में वापस ले जाते हैं। वहां वे सभी बचाए गए बच्चों को उनके माता पिता के पास लौटा देते हैं, जिससे गांव वालों को राहत और खुशी के आंसू मिल जाते हैं। बच्चों के सुरक्षित पहुंचते ही करेन अपनी बंदूक अल्बेक पर तानता है और कहता है, इस पवित्र भूमि पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी आखिरी इच्छा बताओ। अल्बेक मुस्कुराता है और जवाब देता है, बस 20 मिनट रुको, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। कुरान उसकी आंखों में देखता है और कहता है, ठीक है, अपनी बची हुई सारी ताकत मुझे दिखाओ, क्योंकि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इन शब्दों के साथ करेन अपनी राइफल लोड करता है और तेजी से 3 सटीक हेडशॉट्स के साथ उसे खत्म कर देता है। कमांडो का कौशल और अनुशासन असाधारण से कम नहीं है। कुछ क्षण बाद दूर से एक गाड़ी आती है। एक छोटी लड़की बाहर निकलती है। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आता है जो काफिले से परिचित लगता है। वो सैनिकों से पूछता है कि क्या हुआ। लड़की चुपचाप समूह की ओर चलती है और सभी कमांडो अपना ध्यान उसके हथियार पकड़े हुए उस पर केंद्रित करते हैं।
करेन उसे ध्यान से देखती है। लड़की अपने बैग से बचाए गए बच्चों को चॉकलेट बांटने लगती है। सैनिक दूर से उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके अचानक प्रकट होने से बेचैन। कुरान अपने एक आदमी को गाड़ी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने का निर्देश देता है। उसे कुछ शक होता है। असामान्य एक कमांडो जांच करने के लिए कार की ओर बढ़ता है। इस बीच पास के कैंप में ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रही एक महिला कमांडो को आतंकवादियों का एक बड़ा समूह करण के ठिकाने की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत रेडियो पर उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं पहुंचता। उनके ठिकाने में कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए बिना समय गंवाए वो पुल पर करेन के पास तैनात महिला स्नाइपर से संपर्क करती है। कैप्टन यास्मीन जल्दी से स्थिति समझाती है और उसे आने वाले हमले के बारे में चेतावनी देती है। तात्कालिकता को भांपते हुए महिला स्नाइपर करण के ठिकाने की ओर दौड़ती है और उसे सचेत करने के लिए उसका नाम चिल्लाती है। इस बीच लड़की धीरे से करेन के सामने आती है, अपना बैग कसकर पकड़े हुए। करण अपना हाथ अपने हथियार पर रखता है और सावधानी से उसे निकालने लगता है। उसी समय एक कमांडो को कुछ खतरनाक दिखाई देता है। पास में खड़ी गाड़ी विस्फोटकों से भरी है और टाइमर तेजी से उल्टी गिनती कर रहा है। एक तरफ आतंकवादियों का एक विशाल झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कमांडो टीम को भयानक स्थिति का सामना करना पड़ता है। एक आसम विस्फोट की वास्तविकता। जैसे जैसे हर पल आपदा के करीब आता है, तनाव बढ़ता जाता है। और इसी के साथ इस रोमांचक कहानी का पहला सीजन समाप्त हो जाता है। अगले सीजन में दिखाया जाएगा कि कैसे बहादुर कमांडो विस्फोट से बच निकला, काफिले को बचाया और पूरे आतंकवादी नेटवर्क का सफाया कर दिया। यकीन मानिए, आगे जो आने वाला है वो कहानी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ समय निकालें। आपका समर्थन वाकई बहुत मायने रखता है और हमें आपके लिए ऐसी ही और भी प्रभावशाली कहानियां लाते रहने में मदद करता है। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप आगे किस तरह की फिल्मों की व्याख्या या कहानियां देखना पसंद करेंगे। बने रहें, मजबूत बने रहें और अगले सीजन में मिलते हैं।